नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा डिजिटल पे। मैं हूं अभिषेक अमन और आज करियर टॉक की दूसरी वीडियो के साथ मैं बात करूंगा कल प्रकाशित हुए DSSB के विज्ञापन के संबंध में। और हमने जैसा कि कल कहा था कि एक एक करके हम सारे पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी तैयारी कैसे करें उन पर बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम TGT हिंदी पे बात करने वाले हैं कि TGT हिंदी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया DSSB ने रखी है वो क्या क्या है, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इसको फिल कर पाएंगे फॉर्म को, और भी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, एज रिलैक्सेशन, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे TGT हिंदी एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये 2/21 है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कल ही ये प्रकाशित किया गया है विज्ञापन। TGT हिंदी पर आज हम बात करने वाले हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले दिनों के बनिस्पत आप देखें कि पिछले जितनी वैकेंसीज थी के अनुपात में मुझे लग रहा है कि एक ठीक ठाक वैकेंसी है, यानी ज़्यादा अच्छी तो नहीं कही जा सकती लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर थोड़ी सी मेहनत आप हिंदी में करें तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फीमेल के लिए 551 और मेल के लिए 556, और टोटल वैकेंसी लगभग आप मान लें कि हिंदी पढ़ने वालों में जो मुकाबला है वो 1107 सीटों के लिए है। तो अच्छी खासी वैकेंसी कही जा सकती है। आप अगर बढ़िया से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। डेट ऑफ एप्लीकेशन, हालांकि कल के वीडियो में भी हमने इस पे डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी आज हम फिर से एक बार उन साथियों के लिए जो कल की वीडियो किसी कारण से नहीं देख पाए हैं उनके लिए थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 25 मई से। 25 मई से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जल्द से जल्द कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में रस ज़्यादा हो जाता है और DSSB का जो सॉफ्टवेयर है वो बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा होता है लास्ट के कुछ दिनों में। तो जल्द से जल्द फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात जो पहले भी चर्चा की गई है कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 24 जून को। ये लास्ट डेट है आपका, ध्यान रखिएगा। कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है लेकिन जनरली जो है 24 जून तक आप भर सकते हैं। टाइमिंग या तो 11:59 होगी, मोस्टली 11:59 ही होती है कि रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यही आपकी कट ऑफ डेट भी है। कल भी हमने इस पे बात की थी। बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये रहती है, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन लोगों का ये मानना है कि हमने DSSB निकाला है लेकिन फिर भी DSSB ने हमें नौकरी नहीं दी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके पास जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद के होते हैं। साथियों, एक दिन भी बाद का अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से जो भी सर्टिफिकेट DSSB को चाहिए उन सारे सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट 24 जून या उससे पहले की होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि जो भी चीज़ें हैं आपकी वो आप निश्चित रूप से आप देख लें कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो जॉब आपको लेना है DSSB में के जरिए, चूँकि आप टीचर बनना चाह रहे हैं, TGT हिंदी बनना चाह रहे हैं, तो अगर आपको जॉब लेना है तो किसी भी तरीके का फॉल्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आप इस एग्ज़ाम को ना दें, ठीक है? नहीं तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कभी भी पकड़ में आ सकते हैं और आपको डिबार्ड किया जा सकता है। तो ये इस बात का खासा ध्यान रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारा एक लंबा चौड़ा जो है लिस्ट जो है आपको दिया गया है एडवर्टीजमेंट में, लेकिन संक्षेप में अगर हम बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए तो वहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहला जो है वो है BA ऑनर्स, या आप कह सकते हैं साहित्य रत्न। तो ये BA या BA ऑनर्स हिंदी हो आपका, या BA प्रोग्राम में अगर आपने हिंदी पढ़ा हो, या साहित्य रत्न हो। देखिए, ये डिग्री जो है काफ़ी कम लोगों के पास होती है जनरली। ये प्रयाग की जो हिंदी समिति है या और भी जो केंद्रीय हिंदी संस्थान टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कराती हैं। साहित्य रत्न पुरानी हो गई है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, काफ़ी कम लोग करते हैं। दक्षिण हिंदी प्रचारणी सभा करके है, वो भी करवाती है।
केंद्र सरकार के अंतर्गत एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जनरली लोगों के पास या तो बीए होता है या नहीं तो बीए ऑनर्स होता है। तो यहाँ जो है 45% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, लिखा भी हुआ है 45% जो है वो सफिशियंट है। अगर आपके पास 45% है बीए में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? तो दूसरा क्राइटेरिया है बीएड का, बीएड आपको होना चाहिए। तो बीएड पास, आप ऑब्वियस सी बात है कि बीएड अगर वो मांग रहा है तो मतलब बीएड पास ही मांगेगा, बीएड फेल तो मांगेगा नहीं, ठीक है। तीसरी जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो सीटेट का पेपर 2, हालांकि उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि पेपर 2 है या पेपर 1 है, लेकिन ये एक अंडरस्टूड वाली बात है कि जैसे ही आप टीजीटी बनते हैं तो टीजीटी का मतलब ही है कि 6ठी से 10वीं तक, ठीक है। हालांकि जो टेट है हमारा वो 6ठी से 8वीं तक होता है पेपर 2, लेकिन 6ठी से 10वीं तक को टीजीटी कहा जा सकता है, ठीक है, या कहा जाता है, ये दोनों बातें हैं। हालांकि ये एक अलग डिबेट का इश्यू है कि जब 6ठी से 8वीं तक ही सीटेट का पेपर 2 माना जाता है तो 9वीं 10वीं इसमें ऑलरेडी इंक्लूड क्यों हो गया, इस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तीन चीज़ें, बीए ऑनर्स 45% के साथ, या बीए प्रोग्राम, या जो भी आपने किया बीए पास कोर्स किया है तो 45% होने चाहिए आपके पास। बीएड होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल। तो जाहिर सी बात है जो इंसान बीए ऑनर्स करेगा हिंदी में, या ऑनर्स में 2 साल उसने हिंदी पढ़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास हिंदी की नॉलेज तो होगी ही होगी। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन DSSP अपने एडवर्टीजमेंट में हमेशा लिखता है, इसलिए मैंने भी यहाँ डाल दिया है, ठीक है। और उसने ये साफ साफ लिखा है कि अगर 8वीं तक, मतलब क्लास ऑफ 8th, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास हिंदी की नॉलेज है, ठीक है। 8वीं तक पढ़ी होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कुछ और चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगर आप 45% मार्क्स आपके नहीं हैं तब आप क्या करेंगे? तो वैसे कंडीशन में अगर आप देखें तो अगर आपके पास नहीं है तो द रिक्वायरमेंट एज टू द मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट शैल बी रिलैक्सेबल। ये रिलैक्सेबल वर्ड जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ। अगर 45% भी आपके पास नहीं है तो आपके पास ये तीन में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, MIL कंसर्न मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, दैट मीन्स हिंदी। तो हिंदी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप स्नातकोत्तर हिंदी में आप उत्तीर्ण हैं, तो आप 45% का जो वो बाउंडेशन है उसको, उस बाधा को आप पार कर सकते। दूसरा है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं तो वहाँ भी 45% वाला जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और तीसरा है फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी भी तरीके का, ठीक है, तो वहाँ भी आप 45% वाला जो है वो रिलैक्सेबल है। तो ये तीन बातें आप समझ गए होंगे, आसान सी चीज़ें हैं। तो एक एक बार फिर से ज़रा आप देख लें, इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो इन बातों को लेकर के वो टेंशन में रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार फिर से देख ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आज के टॉप वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम इसी पर बात करने वाले थे, हमने कल भी कहा था कि हम इस पर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डिटेल लाइक कुछ वैसा है नहीं, लेकिन जितना भी है उतना कम से कम आप जान लें कि बीए पास हो, बीए पास कोर्स जो कि यूपी में चलता है बहुत हद तक, बीए प्रोग्राम चलता है दिल्ली में, इसके अलावा बीए ऑनर्स तो है ही जो कि सभी जगह चलता है। तो इन तीनों में से कोई भी डिग्री आपके पास हो 45% अंक होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, यहाँ मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। तो एग्रीगेट जो है 45% होने चाहिए, बीएड होना चाहिए पास, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, और ये जो फोर्थ है वो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है हमारा कि अगर रिलैक्सेशन आप चाहते हैं किसी भी तरीके का तो वो जो है
अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, यानी MIL कंसर्न में, यानी कि हिंदी में ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। SC/ST से बिलोंग करते हैं आप, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में 45% का जो मार्का है उससे आपको छूट मिल सकती है। इसके बाद एज लिमिट की बात करें दोस्तों, एज लिमिट जो है ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हालांकि वर्षों से, जब से यानी अनादिकाल से जो है ये प्रथा चली आ रही है DSSB के तरफ से, कि जो लोग हैं TGT अप्लाई करने वाले, उन सभी की जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी है वो 32 रखी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने कट ऑफ डेट की बात की थी, कि कट ऑफ डेट जो है हमारा लास्ट डेट 24 जून है, तो ये कह रहा है कि बिलो 30 ईयर्स कब, तो 24 जून को आप 32 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है, तो जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिसीज हैं रिजर्वेशन की, तो उन सारी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए DSSB ने ये एक एज रिलैक्सेशन दिया है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है SC/ST के लिए है, तो काफ़ी हद तक ठीक है। 32-5 37 साल, 37 ईयर्स तक आप जो है TGT हिंदी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लगभग सारे पोस्ट जो भी TGT के पोस्ट हैं उन सभी की एज रिलैक्सेशन जो है वो यही है। OBC का अगर आप देखें, OBC की बात करें तो वो 3 साल रिलैक्सेशन है, यानी कि 32 + 3 यानी लगभग 35 ईयर्स तक, और ये हो गया आपका 37 ईयर्स तक। अगर आप PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें हम, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हमारे साथी हैं, उनके लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मतलब 42 ईयर्स हो गया। और इसके बाद अगर आप PWD भी हैं और प्लस SC/ST भी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर SC/ST कैटेगरी में जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, या जो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है, अगर उनमें से किसी जाति में आप फॉल करते हैं और साथ में आप में कोई, यानी वे फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं आप साथ में, तो दोनों मिला करके आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये 47 ईयर्स तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर PWD है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, PWD है और प्लस OBC भी है, दोनों अगर हैं तो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि लगभग 45 ईयर्स तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कब तक भर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों में देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एज का जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो कट ऑफ डेट आप ध्यान में रखेंगे 24 जून है हमारा, 24 जून 2021। 24 जून 2021 तक आप इतने साल के रहने चाहिए, इससे एक दिन भी अगर फालतू हुआ तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, चाहे आपने एग्ज़ाम निकाल लिया है, किसी भी कंडीशन में नहीं मिल सकती है। तो ये देख लीजिए फिर से एक बार, SC/ST के लिए 37 साल तक अगर आप भर सकते हैं, OBC वाले 35 ईयर्स तक, PWD 42 ईयर्स तक, और जो PWD और SC/ST दोनों हैं वो 15 साल का रिलैक्सेशन है 47 ईयर्स तक, और जो PWD और OBC हैं वो 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, वो 45 ईयर्स तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी बात आसानी से समझ में आ रही होगी, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए एज रिलैक्सेशन को लेकर के या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो डाल दीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन जो हैं वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट कौन से होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो लोग हैं जो या तो सिविलियन एम्प्लॉई हैं, सिविलियन एम्प्लॉई मतलब सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉई, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो, और या नहीं तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। बाकी किसी दूसरे स्टेट के एम्प्लॉई को हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद यहाँ एक और वो है कि 3 ईयर्स का कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई PRT है, वो PGT का फॉर्म फिलअप करना चाहता है लेकिन उसकी एज जो है पार हो गई है, या TGT का फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो 32 का हो गया और जनरल कैटेगरी का है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसने 3 साल तक जॉब कर लिया है लगातार,
मान लीजिए उसकी 29 साल में जॉब लग गई और 29 साल में और 30, 31, 32 3 साल उसकी जॉब को हो गए, तो इसका मतलब है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट माना जाएगा। और जब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट माना जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होगा या केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होगा, तो दोनों परिस्थिति में वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट माना जाएगा और उसको एज में 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का। ठीक है, इसके बाद एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन होते हैं, जैसे उसमें जनरली मिलिट्री वाले आते हैं, तो जितना साल उन्होंने, जैसे मान लीजिए 15 साल 17 साल में वो लोग वीआरएस ले लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में वो मिलिट्री सर्विस में जितने साल उसने काम किया, जैसे 15 साल अगर उसने मिलिट्री सर्विस में काम किए हैं और प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल का और, तो 18 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे 32 साल एज है जनरल कैटेगरी की, तो 32 साल से 18 साल और, तो 32 8 40 10 50, यानी 50 साल की एज तक वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। एनीवे, अच्छा, एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है हमारा, वो बहुत सारे लोगों का कल कॉल आया कि सर हमारा क्या होगा। वो बहुत सारे साथी हैं हमारे और स्टूडेंट्स भी, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज ए गेस्ट टीचर, एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ठीक है, एसएसए में हैं कुछ लोग, उन सारे लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है एज रिलैक्सेशन, ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए है। हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है वो कह सकते हैं कि आप जिसका मंथली एक पेमेंट जो है तय होता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्रीवियस पॉलिसी थी दिल्ली गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो जो गेस्ट टीचर है या जो कॉन्ट्रैक्ट का टीचर है, उन सभी के लिए ये एज रिलैक्सेशन, ठीक है, बशर्ते ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगी 5 ईयर्स तक। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि अप टू 5 ईयर्स, लेकिन ये एक बात पे डिपेंड करती है कि आपने काम कितने दिन किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी एक साल में, किसी एक सेशन में आपने अगर 120 दिन काम किया है, वर्किंग डेज अगर आप स्कूल गए हैं 120 दिन, ठीक है, वर्किंग डेज आपका अगर 120 काउंट है, तो 120 दिनों पर आपको 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से, यानी अगर 5 साल का रिलैक्सेशन लेना है तो हर एक साल, यानी 5 सालों का आपका तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होना चाहिए, तो उस 5 सालों में 120 इंटू 5, यानी मिनिमम 600 डेज जो है आपके वर्किंग होने चाहिए। तो अगर 600 दिन आपने काम किया है तो 5 साल का, अप टू 5 ईयर्स है, लगभग 5 साल तक का जो है आपका रिलैक्सेशन एज में मिल सकता है। ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। और यहाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ और ये है कि अगर आपने पिछले किसी एडवर्टीजमेंट में, पिछली किसी वैकेंसी में जो DSSP के द्वारा आई हो, उसमें अगर आपने एक बार एज रिलैक्सेशन ये वाला ले लिया है, ध्यान रखिएगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए है, ये वाला एज रिलैक्सेशन अगर आपने ले लिया है तो आप दोबारा नहीं ले सकते, यानी सिर्फ एक बार, ओनली वंस। जो भी है ये देख लीजिए, तो एक ही बार सिर्फ आप इसका वो ले सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी है, और मुझे लगता है TGT हिंदी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन, ये 3 बातें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक आप करें या ना करें, कमेंट अगर आपकी ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को खासा परेशानी होती है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन तक सही सूचना नहीं पहुंच पाती, और आज जो इंसान है वो बड़ा आलसी हो गया है कि वो यूट्यूब पे जा कर के एक वीडियो क्लिक करके देख तो सकता है, लेकिन वो पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ सकता है। तो उन सभी आलसी लोगों के लिए जो एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ते हैं खुद से, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद है। तो आप उन तक ज़रूर ये पहुंचाएं कि कोई भी ऐसा साथी ना हो जो
सूचना न मिलने की वजह से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाया हो या जिसको किसी भी तरीके की परेशानी हो, वो इस वीडियो को देखे और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो है हमारी, उसमें हम बात करेंगे टीजीटी हिंदी की तैयारी कैसे करें। खास करके जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसके लिए अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन कौन सी किताबें जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कहाँ से आप नोट्स अवेलेबल हो पाएगा, इन सारे मुद्दों पर हम अगले वीडियो लेकर के ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।